तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लीनियर मोमेंटम से। लीनियर मोमेंटम देखो, लीनियर मोमेंटम जनरली जो वर्ड होता है मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम हम पहले सिंपली इंट्रोडक्शन जो आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो मोमेंटम से। मोमेंटम के हम क्या पढ़ते हैं? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मास है, अगर ये बॉडी कोई भी बॉडी एग्जिस्ट करती है तो मास हो गई। अब इस मास में अगर मैं कुछ वेलोसिटी दे दूं तो इसमें कुछ मोमेंटम आ जाएगा। जैसे ये है, अब इसको मैं अगर हल्के से आपको मारूं, ऐसा करके फेंकूं तो आप आराम से कैच कर लोगे। यही अगर मैं आपको फेंक के मारूं कस के तो उसमें क्या होगा, ये इससे आपको हर्ट हो सकता है। सेम बॉडी से देखो वेलोसिटी हमने इंक्रीज करी, मोमेंटम बढ़ गया। इसी को बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी, को ही बोलते हैं मोमेंटम। बट मैं वर्ड यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की बात क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीजन है। देखो लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है जैसे स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है तो लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट है। यही अगर घूम रही होगी सर्कुलर मोशन में तो मोमेंटम एंगुलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम आप आगे पढ़ोगे। अभी जनरली हम डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम के बारे में, लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो लीनियर मोमेंटम होता क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जनरली हम मोमेंटम को क्या लिखते हैं? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, या फिर हम इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और P वेक्टर इज इक्वल्स टू एम इंटू वी वेक्टर। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ऐसा यूनिट क्या होगा? देखो, मास का ऐसा यूनिट kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकेंड। CGS यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में, kg क्या हो जाएगा? ग्राम, मीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला भाई, मास m, वेलोसिटी LT माइनस 1। तो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसी में पढ़ेंगे हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है भैया? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट टू द applied force and the change take place in the direction of the applied force। जनरली हम इसे पढ़ते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp बाय dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। हम पढ़ते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। अब इसको प्रॉपरली कैलकुलेट हम अभी करेंगे। ठीक है, सबसे इसमें करते हैं, प्रॉपरली कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो अभी हमने पढ़ा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। इसको यूज करेंगे तरीके से। अब इस चले सेंटेंस क्या लिखेंगे? लेट लिखते हैं, लेट या इफ अ बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी, ठीक है, ये आप नोट भी कर सकते हो। इफ अ बॉडी मूव्स विद द वेलोसिटी v वेक्टर, देन इफ अ बॉडी मूव्स विद द वेलोसिटी v वेक्टर, देन मोमेंटम क्या होगा? देखो यहाँ पे, देन द मोमेंटम इज, अब यहाँ पे देखो हमें मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं p वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू v वेक्टर। P वेक्टर इज इक्वल्स टू m इंटू v वेक्टर। अब हमें इसी को क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t या टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसको दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड टू टाइम, ये बन जाएगा हमारा dp वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ m इंटू वी वेक्टर। अब देखो, मास तो डिफरेंशिएट हो नहीं सकता, इट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो मास बाहर आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं m इंटू डी वी वेक्टर बाय dt। ठीक है, अब यहां से आप समझ ही गए होगे। ठीक है, क्या समझ गए होगे? यहां से आप बहुत कुछ समझ गए होगे। यहाँ से सिंस
dv बाय dt चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज एक्सेलरेशन। तो यहां से हम यूज कर सकते हैं इस पार्ट को, तो ये हो जाएगा हमारा dp वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर। सिंपल सही बात हो गई। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अभी जो हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ अभी हमने क्या पढ़ा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। तो हम यहां पे लिख सकते हैं F वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp वेक्टर बाय dt। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट चाहिए, तो F इज इक्वल्स टू k और dp बाई dt क्या होता है m इंटू ए, तो m इंटू ए वैक्टर। द यूनिट ऑफ अदर आर चूजन इन सच ए वे दैट k इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F वैक्टर इज इक्वल टू m इंटू ए वैक्टर, और खाली मैग्नीट्यूड में हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू एम ए। तो बेसिकली दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। अब यहां से हमें यह भी पता लगता है कि जो हम सेकेंड लॉ ये डिराइव कर रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, ये हमें एक एग्जैक्टली एक क्वालिटेटिव आइडिया दे रहा है या डेफिनेशन दे रहा है फोर्स का, ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट दे रहा है फोर्स का। तो अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन भी आता है कि न्यूटन सेकंड लॉ, आप प्रूव करोगे दैट हाउ न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द एग्जैक्ट क्वालिटेटिव मेजर, क्वालिटेटिव हम लिख सकते हैं डेफिनेशन, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स या एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ फोर्स, तो वहां पे आप इस चीज को डिराइव करके दिखा सकते हो। क्लियर? अच्छा, इसमें डायमेंशन फॉर्मूला, अगर हम फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहे तो मास का L और एक्सेलरेशन का LT माइनस 2, तो यहां से डायमेंशन में निकाल सकते हो आप। डायमेंशन हो जाएगा इसका फोर्स का हो जाएगा, देखो m इंटू ए है, तो मास का डायमेंशन m और एक्सेलरेशन का LT माइनस 2, तो MLT माइनस 2 हमारा फोर्स का डायमेंशन हो गया। ठीक है, यूनिट की बात करें इसकी, तो यूनिट होती है इसकी न्यूटन, ठीक है, और CGS यूनिट डाइन होती है। डाइन का अगर आप बाई चांस आपका क्वेश्चन डाइन में आ जाता है तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो न्यूटन में, 1 न्यूटन में 10 टू पावर 5 डाइन होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ध्यान रहे न्यूमेरिकल में यूनिट देखना बहुत ज़रूरी है। बाई चांस अगर यूनिट हमारा डाइन के फॉर्म में गिवन होगा तो वहाँ पे आप न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट और आता है, न्यूटन सेकेंड लॉ को कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिखाना है। कंपोनेंट फॉर्म में देखो, ये चीज अभी आपके लिए नहीं है, आप अभी अभी नए नए इसको पढ़ रहे हो, तो इसमें इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम एफ, पी और ए को तीनों एक्सिस के उसमें फॉर्म में लिखेंगे, तीनों एक्सिस के फॉर्म में। तो इसे हम लिख सकते हैं ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो एफ वेक्टर आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप जे कैप, चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा है आई जे के कैप। तो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप के फॉर्म में, जे कैप के फॉर्म में और के कैप के फॉर्म में लिखना है। तो आई कैप के फॉर्म में होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप हम इसमें लिख सकते हैं। सिमिलरली मोमेंटम को लिखना है पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के, हम चैप्टर 4 में ऑलरेडी इसको डिस्कशन कर चुके हैं पूरा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे एक्सेलरेशन बचा है, एक्सेलरेशन को भी लिख सकते हैं हम ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब ये तीनों लिख दिया। अब वेक्टर फॉर्म हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या था, न्यूटन सेकेंड लॉ का वेक्टर फॉर्म था, या इसको ऐसे लिख लो आप हम वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा तो है, सो यहाँ पे लिख भी लेते हैं ऐसे लगा के, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ।
अब वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ हमारा होता है एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी पी वेक्टर बाय डी टी दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए वेक्टर। अभी अभी हमने इसको प्रूफ किया है, ठीक है, पीछे पीछे देखो यहाँ पे अभी हमने प्रूफ किया है, इसी पार्ट को हम यूज़ कर रहे हैं। इस पार्ट को ले सकते हो या इस पार्ट को, इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो एफ वेक्टर का हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो अब यहाँ से एफ वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू डी पी बाई डी वेक्टर। डी पी बाई डी वेक्टर क्या है, देखो डी बाय डी टी ऑफ पी, पी क्या है, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। अच्छा, अगर इसको एक्सेलेरेशन के फॉर्म में लिखना है तो यही चीज़ हम लिख सकते हैं एम इंटू एक्सेलेरेशन के फॉर्म में ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये हो गया हमारा इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इक्वेटिंग अब देखो क्या इक्वेट करेंगे, हमने दोनों साइड इसको लिख दिया है, दोनों कंपोनेंट साइड में लिख दिए हैं, तो हम दोनों साइड के कंपोनेंट्स को यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेटिंग द कंपोनेंट्स अलोंग बोथ साइड, आप देखो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो आई कैप और आई कैप का यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों को, इसमें इसको और इसको, तीनों को एक साथ इक्वेट कर लेते हैं। तीनों को अगर हम एक साथ यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो एफ एक्स आई कैप आई कैप आई कैप को इक्वेट करो, इक्वेटिंग द, यहाँ पे लिख सकते हैं कंपोनेंट्स, क्लियर, इक्वेटिंग द कंपोनेंट्स अलोंग, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे सेंटेंस में, अलोंग, ऐसे भी बोल सकते हो थ्री कोऑर्डिनेट्स, अलोंग द कोऑर्डिनेट्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो इक्वेटिंग द कंपोनेंट्स में क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू डी पी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू एम ए एक्स। ये हो गया पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म लिख सकते हैं हम किस तरीके से, वाई 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 मतलब जे एक्सिस का, तो ये हो जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू डी पी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई। और थर्ड फॉर्म हमारा हो जाएगा के एक्सिस के अलोंग एफ जेड इज इक्वल टू डी पी जेड बाय डी टी दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए जेड। ये तीनों एक्सिस हो गए, ये सॉरी तीनों कॉम्पोनेंट्स हमने इक्वेट कर दिए। तो दिस वाज रिटन सेकंड लॉ इन द कॉम्पोनेंट फॉर्म, आप इसे नोट भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। नोट, अच्छा इससे हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, हम ये यहाँ पे देखेंगे कि इस चीज़ों से हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा न्यूटन्स का ये जो लॉ है, बेसिकली अगर हम मान लेते हैं लॉ है हमारा F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं इफ F इज इक्वल टू 0, तो भाई F इज इक्वल्स टू 0 कंडीशन आएगी कैसे, अगर हम मान लेते हैं फोर्स 0 है, फोर्स 0 है तो मास तो 0 हो नहीं सकता, मास तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है तो A 0 होगा, भाई मास तो 0 हो नहीं सकता, फोर्स 0 आ रही है इसका मतलब A क्वांटिटी 0 होगी, मतलब अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भाई एक्सेलरेशन 0 है मतलब क्या है, बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। बॉडी क्या है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है बिना इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं हो रही। इसका ये मतलब होता है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है इट इज कंसिस्टेंट विद योर फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ से कंसिस्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में यही तो कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं होगा तो बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट Newton's second law
ठीक है, स्क्रीन में आ रहा है पूरा, एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ कह सकते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज कंसिस्टेंट विथ फर्स्ट लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ इज कंसिस्टेंट विथ फर्स्ट लॉ, ठीक है। अच्छा सेकेंड, और हम एफ इज इक्वल्स टू एम से क्या निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स। ये हमारा सेकेंडली हो सकता है, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सेलरेटेड मोशन of an body is always due to an external force, always due to an external force। अब देखो जो एक्सटर्नल फोर्स हो सकती है ये तीन टाइप में हो सकती है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स तीन टाइप पे हो सकती है। पहला ड्यू टू चेंज इन स्पीड, दूसरा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, और तीसरा ड्यू टू चेंज इन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है। इन सब चीज़ों से ये सब हम थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ में। चलो अब हमारा एक टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स देखो क्या होता है, सिंपली अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट ले लूँ यहाँ पर, जैसे एक मिनट, यहाँ से हम ले सकते हैं, मान लेते हैं ये मेरे पास एक बैट है, हालांकि अभी बॉल मिसिंग है। इस बॉल को क्या बनाएं हम, बॉल को वैसे तो कागज़ की बॉल बना सकते थे, चलो अभी फ़िलहाल के लिए ये कागज़ ले लेते हैं, ठीक है। इस कागज़ में देख लेता हूँ कोई बॉल हो, शायद यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। हम ये कागज़ ले लेते हैं, मान लो क्रिकेट देखा होगा आपने, बैट एंड बॉल, क्रिकेट में देखो कभी भी शॉट लगता है तो वो जो शॉट मारते हैं, मान लो किसी बॉलर ने बॉलिंग कराई, तो फास्ट बॉलर ने बॉलिंग कराई, एक बॉल एक मोशन से आ रही है और हमने इसको हिट कर दिया, ठीक है। अब जब हिट करा तो आप ये देखो, जब इसको हम हिट कर रहे हैं, तो हिट करने के टाइम पे इस बॉल और इस बैट का कांटेक्ट बहुत जरा सा है, बहुत जरा सा, मतलब टाइम आप नोट ही नहीं कर सकते। देखो टाइम नोट नहीं कर सकते आप, कितना हल्का सा कांटेक्ट है टाइम का, एक सेकंड का भी कांटेक्ट नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ये बॉल बहुत तेज़ी से ग्राउंड के बाहर पहुंच जाती है। आप शॉट लगाते देखो, क्रिकेटर्स को शॉट लगाते हो, वो बिल्कुल एक शॉट में मारते हैं और बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। अब उनकी पावर हम शॉट के इम्पैक्ट से बता सकते हैं, बॉल कितनी दूर गई, शॉट के इम्पैक्ट से हम उनकी पावर को बता सकते हैं कि बॉल कितनी दूर गई। अब उस केस में देखो हम यहाँ पे नॉर्मली अगर ये ले, यहाँ पे देखो शॉट एक और ले, स्पिनर भी कराता है, तो स्पिनर में क्या होता है, हमें बॉल को पावर लगानी पड़ती है, लेकिन उसका भी कांटेक्ट थोड़ा सा ही होता है, बॉल बहुत तेज़ी से जाती है, तो वो जो कांटेक्ट टाइमिंग आ रही है वो बहुत छोटी सी आ रही है, लेकिन उसके पावर बहुत। अब इस केस में हम फोर्स को मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसका एवरेजली मेजर करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा फोर्स जब एक्ट होती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, उसी को हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, और इसी को इम्पल्स कहते हैं, इसी प्रोसेस को, ठीक है। आप इम्पल्स को हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, a large force acting for a short period of time to produce a finite change in momentum is called impulsive force, ठीक है। impulsive force क्या होती है, large force acting for a short period of time, एक छोटे से टाइम के लिए बहुत सारी फोर्स एक्ट हो रही है, जैसे हथौड़ा और कील हो गया। हथौड़ा और कील को अब देखो हम हिट करते हैं हम, ठीक है, तो उसके टाइम पे जो हैमर से हम फोर्स हिट कर रहे हैं, तो वो टाइम जो कांटेक्ट जो है वो बहुत छोटा सा है, लेकिन उसमें फोर्स इतनी है कि कील को दीवार में ठोका जा सकता है, तो उसका यही पार्ट है, यही इसी को इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, ठीक है।
तो impulsive force is not constant, it changes from 0 to maximum and then again to 0, so it is difficult to measure force and time in such situation. ऑब्वियसली सी बात है भाई, इतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है बिल्कुल मैन्यू टाइम के लिए, पहले 0 था फिर एकदम से मैक्सिमम गया फिर 0 हो गया, तो ये हम एकदम से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सच सिचुएशन में क्या करते हैं हम, वी मेजर द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसे हम इम्पल्स कहते हैं। हम बेसिकली उसका इम्पैक्ट पढ़ते हैं, हम वी मेजर द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, हम उसका इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं, और उसी को हम कहते हैं इम्पल्स। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इम्पल्स होगा क्या। जनरली हम अगर बात करें यहाँ पे इम्पल्स की, तो इम्पल्स होता है एवरेज फोर्स इनटू टाइम। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इन टाइम। यहाँ पे देखो लिखा भी मैंने, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। तो इम्पल्स, ये देखो ये आ गया हमारा, इम्पल्स इज इक्वल्स टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। अच्छा, यहाँ पे बात करें, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसा यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आप देख रहे हो, 1 मिनट के लिए निकालो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से निकालो फिर चेक करेंगे ऐसा यूनिट क्या होगा। फॉर्मूले से निकालो, देखो ऐसा यूनिट कभी भी याद नहीं करते, ऐसा यूनिट हमेशा फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। आई होप आपने निकाल लिया होगा। सबसे पहले फोर्स की बात करें, ऐसा यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन। उसके बाद बात करते हैं टाइम की क्या हो गई, सेकेंड, तो हमारी न्यूटन सेकेंड ऐसा यूनिट हो गई इसकी, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होगी भाई, न्यूटन से डाइन और सेकेंड, तो डाइन सेकेंड हो गई हमारी सीजीएस यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, देखो अब डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आप यहां पर निकाल सकते हो, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता था MLT-2। अब फोर्स का डायमेंशन MLT-2 है, हमें निकालना है इम्पल्स का डायरेक्शन, तो MLT-2 इंटू टी, तो MLT-2 इंटू टाइम टी, तो टी से एक कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा MLT-1, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये था हमारा इम्पल्स का छोटा सा पार्ट। अभी हम इसका एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम निकाल लेते हैं कुछ। इम्पल्स इज ऑल्सो टोटल, ये क्वेश्चन भी आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। इस तरीके के आपको न्यूमेरिकल्स में, देखो जरूरी नहीं है कि इम्पल्स का फॉर्मूला सिर्फ ये हो, ठीक है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि इम्पल्स का फॉर्मूला सिर्फ एवरेज फोर्स इनटू टाइम हो, एक दूसरे फॉर्म में भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो दूसरा फॉर्म कर लेते हैं हम। इम्पल्स इज ऑल्सो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। अब लीनियर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में इसको पूरा डिफाइन करना है इम्पल्स को, चलो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखोगे, देख लो सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, पूरा स्क्रीन क्लियर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, हमारा सेकेंड लॉ हमने प्रूफ किया था, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर बाय dt, और अब इसी को हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर इंटू dt इज इक्वल टू dp वेक्टर। यहां से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, एक सर्टेन लिमिट लगा के इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिमिट लगा के हम इसे अगर इंटीग्रेट करें तो देखो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी वेक्टर। अब एक चीज का ध्यान रहे, लिमिट कैसे लगाएंगे। देखो टाइम एक सर्टेन लिमिट से सर्टेन लिमिट तक जा रहा है टाइम, तो हम 0 से t ले लेते हैं टाइम, और दूसरा मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम p1 जो इनिशियल मोमेंटम से p2 फाइनल। देखो p1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे जो मोमेंटम है वो p1 हो गया। p2 क्या है हमारा, फाइनल मोमेंटम,
फाइनल मोमेंटम एट टी इज इक्वल्स टू टी पे जो मोमेंटम है वो हमारा फाइनल मोमेंटम हो गया ड्यूरिंग दिस टाइम। जो हमारा इम्पैक्ट वो चेंज मोमेंटम हो रहा है वो ये है P1 से P2 तक। तो अब यहां पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इम्पल्स के केस में फोर्स हम एवरेज लेते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एवरेज फोर्स इनटू dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, कहां से कहां तक, 0 से t तक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा हमें मोमेंटम को इंटीग्रेट करना है, तो dp का इंटीग्रेशन हो गया p, कहां से कहां तक, P1 से लेके P2 तक। क्लियर? तो अब देखो यहां से हम पुट करेंगे तो एवरेज फोर्स इनटू टी माइनस 0 इज इक्वल टू अपर लिमिट P2 माइनस लोअर लिमिट P1। तो यहां से हम लिख सकते हैं एवरेज फोर्स इनटू टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। P2 क्या है, फाइनल मोमेंटम, P1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो बेसिकली ये क्या आ रहा है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये हो क्या गया, फोर्स इनटू एवरेज टाइम होता है हमारा इम्पल्स। फोर्स इनटू एवरेज टाइम हमारा क्या होता है, इम्पल्स। तो इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। और यही हमें प्रूफ करना था, इम्पल्स इज ऑल्सो द टोटल चेंज इन द लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। तो ये हमने अब प्रूफ कर दिया, दिस इज द प्रूफ, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो हम बोल सकते हैं टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग द इम्पैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स। आप यहाँ पे सेंटेंस भी लिख सकते हो, टोटल चेंज, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लो, टोटल चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग द इम्पैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, तो ये हमारा इम्पल्स वाला पार्ट था। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इसी चीज को ग्राफिकली भी देख लेते हैं। इस चीज को अगर हम ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली हम दो पार्ट में देखेंगे। पहला पार्ट होगा जब कांस्टेंट फोर्स लग रही है, फोर्स नहीं बदल रही। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लग रही है, टाइम बढ़ेगा। इसको हम देख लेते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसपे हमारा कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, फोर्स मान लेते हैं 5 न्यूटन का लग रहा है, फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है। एक्ट ऑन अ बॉडी फ्रॉम टाइम T1 टू T2। अब इसको अगर हम ग्राफ में देखें तो क्या आएगा, देखो इस तरीके से। ग्राफ इधर बना लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं फोर्स है हमारा 5 न्यूटन, इस केस में फोर्स 5 न्यूटन है और टाइम हमारा आ रहा है, टाइम इज फ्रॉम T1 टू T2। ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस पे मैं टाइम ले रहा हूं और इस एक्सिस पे फोर्स ले रहा हूं। क्लियर? अब द फोर्स टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ए बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मान लो फोर्स लग रहा है यहां पे, अब T1 है ये, T2 है ये, मतलब T1 से T2 तक फोर्स कांस्टेंट थी। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ये देखो, इसे ले लेते हैं A से लेके B तक, विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, क्योंकि फोर्स जो 5 न्यूटन है वो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स है। हम यहां बात कर रहे हैं कांस्टेंट फोर्स की। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है मतलब कि फोर्स चेंज नहीं होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, टाइम T1 से T2 तक, A से लेके B तक इसका ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया पहला पार्ट हमारा। तो इंपल्स कैसे निकालेंगे इस केस में, देखो इंपल्स क्या होगा, द फोर्स टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ए बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यहां पे एरिया ऑफ, चलो एक काम करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, इसे मान लेते हैं C, इसे मान लेते हैं D। ये जो एरिया है इसको निकालते देखते हैं क्या आता है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ले लेते हैं। ये हो गई हमारी लेंथ, ये हो गई हमारी ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ AB इंटू AD, दैट इज इक्वल्स टू AB इंटू AD। अब देखो AB है टाइम T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इंटू AD है डिस्टेंस फोर्स, 0 से लेके 5 न्यूटन तक फोर्स, तो ये ले लेते हैं हम फोर्स। तो बेसिकली फोर्स इनटू टाइम,
सीधे सीधे ये क्या आ गया, इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स। यानी कि अगर ग्राफिकल क्वेश्चन आता है और फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको गिवन है, तो फोर्स वर्सेस टाइम में आप उसका एरिया निकाल लो, वो एरिया जो कवर्ड होगा दैट विल गिव यू द इम्पल्स। ठीक है, ये हमारा ग्राफिकल क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हो। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं, व्हेन अ वेरिएबल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। अब ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये ग्राफिकल वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वेरिएबल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, इंपल्स इज गिवन बाय द एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व। जब वेरिएबल फोर्स लगेगा, फोर्स वेरी करेगी, तो इंपल्स कैसे निकालेंगे, इट इज गिवन बाय एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व। अब इसको भी निकाल के देख लेते हैं। देखो, मान लेते हैं ये इसका ग्राफ है, इधर हम टाइम ले रहे हैं और इधर फोर्स ले रहे हैं। ठीक है, ये फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब वेरिएबल फोर्स एक्ट हो रही है, तो देखो अब फोर्स जब वेरी कर रही है तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो हम मान लेते हैं 0 से लेके फोर्स वेरी कर रही है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम। 0 से फोर्स मैक्सिमम गई, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम फोर्स है, और मैक्सिमम फोर्स फिर से 0 हो गई। ठीक है, 0 से लेके टाइम टी तक ले लेते हैं। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे, इस केस में फोर्स एरिया क्या निकलेगा, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। ये जो हमारा ग्राफ बनेगा ना, ये वाला ग्राफ, इट विल गिव द, इसका जो एरिया है, एरिया हमें इम्पल्स देगा। अब देखो, वेरिएबल फोर्स का ग्राफ में हम एरिया कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके। तो इस केस में हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इम्पल्स कैसे निकालेंगे, यहाँ से जब हम इम्पल्स निकालेंगे तो इम्पल्स हमारा निकलेगा I इज इक्वल टू 0 से लेके t, 0 से लेके t टाइम तक हमारा जो इंटीग्रेशन करेंगे f dt को, दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम कर्व। ठीक है, इस तरीके से इम्पल्स निकालेंगे हम किसमें, वेरिएबल फोर्स के केस में। तो दिस वाज ग्राफिकल सिचुएशन। ठीक है, अब लास्ट में इसके सिंपल से एप्लीकेशन में आपको बता दूं, जैसे हमने इनर्शिया रेस्ट, इनर्शिया मोशन, इनर्शिया डायरेक्शन के एप्लीकेशन पढ़े हैं, सिंपल से ये भी एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन आता है हमारा, फर्स्ट एप्लीकेशन, अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट रिसीव्स मोर इंजरी इट फॉल्स ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर। भाई पर्सन अगर दूर से गिरता है, उसका पे हिट होगा, ठीक है, तो अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, हाइट से नीचे गिरेगा, सीमेंटेड फ्लोर पे गिरेगा तो बहुत तेज चोट लगेगी। अब जैसे देखो, हाई जंप भी होता है तो वो गद्दे पे होता है, ठीक है, या मिट्टी में होता है, आपने इंटरनेशनल लॉन्ग जंप भी होता है, सीमेंटेड फ्लोर पे कभी लॉन्ग जंप नहीं करते, ट्रिपल जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, या तो कुशन रखा होगा हाई जंप के लिए, या आप सैंड होगा, मिट्टी वगैरह होगी, उस पर कूदते हैं। वाई, देखो उसमें होता क्या है कि जो पूरी की पूरी फोर्स एक्ट हो रही है, वो बिल्कुल उसको टाइम चाहिए होता है 0 होने के लिए। ठीक है, अब टाइम 0 होने के लिए टाइम उसको मिलेगा नहीं। अब सडनली यहाँ पे जितने मोमेंटम आ रहा था वो सडनली 0 हो चाहिए उसको, मतलब कि आप इसको अगर आप न्यूटन सेकेंड लॉ से फॉर्म में देखोगे तो F इज इक्वल टू dp बाई dt था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt था, यानी कि टाइम अगर कम होगा तो फोर्स बढ़ेगी, टाइम बहुत कम हो गया फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, टाइम बिल्कुल 0 हो गया तो फोर्स तो बहुत ज़्यादा हट लगेगी, मैक्सिमम फोर्स लगेगी। अब टाइम हमें क्या करना होता है, टाइम इंक्रीज करना होता है, द रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है, फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम, जो मोमेंटम चेंज रहा है उसका जो टाइम पीरियड है, हम टाइम को रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फोर्स इंक्रीज करेगा। हमें क्या करना होता है, अगर फोर्स नहीं लगानी है, फोर्स नहीं लगे, ठीक है, इंजरी ना हो, हमें टाइम उसका इंक्रीज करना पड़ेगा। टाइम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कुशन लगा के। अब देखो जब हाई जंप होता है तो हाई जंप में गद्दे पे गिरते तो गद्दा प्रेस हो जाता है वहाँ से, यानी कि उसके बॉडी को फोर्स 0 होने के लिए, मोमेंटम 0 होने के लिए टाइम बढ़ गया, टाइम मिल गया, तो टाइम बढ़ गया तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम लगती है, जिससे हमें चोट नहीं लगती। मतलब हमें टाइम पीरियड को बढ़ाना है तो फोर्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो ये है, ये किसी ने मुझे कैच कराया, अब मैं ऐसे करके सीधे कैच कराऊंगा, देखो हिट कर रहा है, आवाज़ आ रही है, यहाँ से हिट कर रहा है। अब हिट कर रहा है क्यों, क्योंकि ये अगर सीमेंटेड फ्लोर है, मान लो इसको मैंने गिराया तो ये जो मोमेंटम जो इसका चेंज हुआ, अब ये बॉडी मोशन से रेस्ट पे जो आई है, इसको टाइम नहीं मिला इसका फोर्स 0 होने के लिए,
और जब टाइम कम होता है तो फोर्स मैक्सिमम लगती है। इसी को अगर ऐसे कह रहा मैं ऐसे क्या करूँगा, देखो आवाज़ नहीं आएगी इस केस में मैंने क्या किया, कैच करने के टाइम पे जैसे क्रिकेटर बॉल कैच करते हैं, बहुत तेजी से हाई कैच आ रही है, उसको कैच करने के लिए ये हमें पकड़ना है, हम ऐसा करके ऐसे करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। जब टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। वही यहाँ पे क्रिकेट वाला देखो एग्जांपल आ गया, अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। ऐसे ही क्रिकेट बॉल, ऐसे ही क्या होते हैं, देखो हमारी गाड़ियों में व्हीकल्स में शॉकर्स भी होते हैं, अच्छी लग्जरी कार्स होती है, ठीक है, उसमें और ज़्यादा अच्छे शॉकर्स होते हैं, तो वो गड्ढों पे पता नहीं लगता। अब जैसे एसयूवी कार्स हैं, फॉर्च्यूनर हो गई, रेंज रोवर हो गई, ठीक है, तो उस क्रेटा हो गई, उसमें क्या हो गया, जितने भी स्कॉर्पियो हो गई, एसयूवी कार्स जितने भी हैवी कार्स है, आप देखो उसमें कंफर्ट जोन बहुत अच्छा होता है, गड्ढों में भी बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं लगता। वहीं अगर एक बहुत पुरानी गाड़ी ले लो बिल्कुल ऑल्टो टाइप की, तो उसमें क्या होता है, गड्ढों में हमें बहुत ज़्यादा फील इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट फील होगा। क्यों? क्योंकि जो शॉकर्स क्या करता है, जो भी फोर्स लगी है उसका टाइम पीरियड बढ़ा देता है ड्यू टू द प्रेस मूवमेंट। अब जब टाइम पीरियड उसमें बढ़ रहा है तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। यही काम ट्रेन में देखो, बफर्स लगे होते हैं बोगियों के बीच में। अब ये बफर्स क्या करते हैं, ये मोशन में आराम से अगर इनमें कोई इम्पैक्ट आता है तो उस इम्पैक्ट का टाइम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, कोई फोर्स लगती है तो उसका टाइम बढ़ा देते हैं, जिसका उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, जिससे पैसेंजर्स को कोई दिक्कत नहीं होती। तो बेसिकली बफर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन बोगीज ऑफ ट्रेन। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे हमारे सेकेंड लॉ के, ठीक है। होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। हम धीरे धीरे इसको न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करेंगे। थैंक यू।